नमस्ते। आईसीआर की एक रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के बाद देश का दूसरा ऐसा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट अधिकारी आईएएस ऑफिसर रहते हैं। जब एक आईएएस ऑफिसर को कोई बंगला खरीदना होता है, कोई घर खरीदना होता है, तो उसके लिए बाकायदा प्लान बनाया जाता है। उनके जो चमचे होते हैं आईएएस अधिकारी के साहब के, या उनके जो अधीनस्थ अधिकारी होते हैं, पहले वो मुआयना करते हैं, पूरा पता करते हैं, फिर उनका परिवार और साहब देखने जाते हैं बिल्डिंग को, और देखने के बाद फिर बोली लगती है, तय होती है, और इसके बाद सब कुछ कैश में मामला होता है और बाकायदा बिल्डिंग खरीद ली जाती है। बहुत सारी बिल्डिंग्स है, बहुत सारी संपत्ति है, बहुत सारे फ्लैट्स हैं जो अलग अलग नाम पे खरीदे जाते हैं। कुछ बीवी के नाम पर, कुछ बच्चों के नाम पर, कुछ ससुर, कुछ सास, कुछ जेठ, कुछ दामाद, अलग अलग रिश्ते। जितने रिश्ते आप जानते होंगे उतने रिश्ते में एक अधिकारी, एक आईएएस ऑफिसर जब तक रिटायर नहीं होता तब तक वो ढेरों संपत्तियां खरीद लेता है। हाल ही में आपने एक खबर सुनी होगी, एक खबर थी जिसमें एक तहसीलदार के यहाँ लगभग 200 करोड़ के ऊपर की संपत्ति मिली, एक तहसीलदार के यहाँ। दोस्तों जरा विचार कीजिए, जरा सोचिए कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र ये भारत के संपन्न राज्यों में से एक है, और यहाँ पर जो इंडस्ट्री है, यहाँ पर जो उद्योग हैं लगातार तेजी से पनप रहे हैं, और इन सब के बीच जो नेता हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये दोनों मिलकर सरकार चलाते हैं, ये दोनों मिलकर व्यवस्था को संभालते हैं। जब आपके राज्य में, जब आपके ज़िले में कुछ होता है, जैसे मसलन अभी हम बात करेंगे बेरोजगारी की, क्योंकि देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। 72% युवा, मैंने आपको कल बताया था, 72% से अधिक युवा जो हैं वो भारत में बेरोजगार हैं। उनके पास कोई रोजगार नहीं है और वो क्राइम की तरफ मुड़ रहे हैं, वो गलत काम करने से परहेज नहीं कर रहे हैं। हाल ही में भोपाल में, अभी 10 दिन पहले की खबर आपको बता रहा हूं, भोपाल में आपने देखा होगा, सुना होगा खबरों में कि भोपाल में एक गिरोह था जो होम असाइनमेंट के नाम पर, वर्क फ्रॉम होम के नाम पर लोगों से ठगी करता था, उनसे बाकायदा पैसे वसूलता था। पैसे वसूलने का मतलब ये है कि उनसे रजिस्ट्रेशन फीस लेता था, फर्जी असाइनमेंट देता था, और जब फर्जी असाइनमेंट को सामने वाला जो लड़का है या जो युवा है, जो बेरोजगार व्यक्ति है, वो पूरा कर लेता था, और जब अपनी तनख्वाह, अपनी सैलरी की बात करता था तो उसके असाइनमेंट में प्रॉब्लम्स और नुस्ख निकाल दिए जाते थे, कमियां निकाल दी जाती थी। जब ये भांडा फूटा तो एक बड़ा गिरोह, लगभग 27 लाख रुपए का ही 4 महीने में इन लोगों ने फर्जीवाड़ा कर लिया। दोस्तों युवा जो है क्राइम की तरफ, चाहे वो सोशल मीडिया क्राइम हो, चाहे वो वर्चुअल क्राइम हो, रियल क्राइम हो, किसी भी प्रकार की क्राइम की बात करें, क्यों डाइवर्ट होता है? लगातार 72%, लगातार 72% युवा बेरोजगार हैं। बहुत सारे युवा जो ये नहीं कर सकते, क्राइम की तरफ नहीं मुड़ सकते, जिन पे हिम्मत नहीं है, तो वो सुसाइड कर लेते हैं। बहुत सारे युवा फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन देश की सरकारें मौन हैं, देश की मीडिया मौन है, क्योंकि देश की मीडिया को रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत के मैटर से फुर्सत नहीं है। भारत की सरकार को या राज्य की सरकारों को अपनी जेबें भरने से फुर्सत नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स को अपनी जेब भरने से फुर्सत नहीं है दोस्तों। और कहीं ना कहीं से ये सारा जो बोझ है, ये अव्यवस्था का जो बोझ है, वो जाता है मध्यम वर्गीय परिवार के युवाओं पर, या फिर जो गरीब परिवार हैं उनके युवाओं पर। आपने हाल ही में, बहुत सारी खबरें हैं, हाल ही में आपने सुना होगा, या अभी एक खबर ट्रेंड पे है मध्य प्रदेश पे, कि जो कमज़ोर वर्ग का आदमी है, जो गरीब व्यक्ति है, मजदूर किसान है, उससे 3rd क्वालिटी से बदतर चावल, जिसको खाना छोड़िए छूना भी पसंद नहीं करेंगे आप, जानवर भी शायद ही खाएं, वो चावल, उस प्रकार का गेहूँ वितरित किया जा रहा है या वितरित करने के लिए तैयारी की जा रही है। दोस्तों जब खरीदी केंद्र बनता है और उसमें बाकायदा अच्छी क्वालिटी का धान, अच्छी क्वालिटी का गेहूं जब किसान ले जाकर खरीदी केंद्र में बेचता है, जरा विचार कीजिए, तो खरीदी केंद्र से दोबारा जब वो जनता तक वापस आता है, जब आप जाकर उसको बेच दिए, एक किसान जाकर खरीदी केंद्र पर अपनी पूरी फसल बेच देता है, और जब वही फसल मॉडिफाई होकर, मतलब धान से चावल निकालकर और गेहूं को साफ करके बाकायदा जब गरीबों पे वितरित किया जाता है, तो उसकी क्वालिटी कैसे गिर जाती है? जरा विचार कीजिए। एक बहुत बड़ा खेल होता है इसके पीछे। ये खेल होता है प्राइवेट कंपनियों का, ये खेल होता है ब्यूरोक्रेट्स, मतलब आईएएस, फूड अधिकारी, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनके, और प्राइवेट कंपनियों के बीच में।
डील होती है, बाकायदा अच्छी क्वालिटी का चावल बेच दिया जाता है और थर्ड क्वालिटी के जो चावल्स होते हैं, थर्ड क्वालिटी के जो फूड मटेरियल्स होते हैं वो गरीबों के लिए होते हैं, वो किसानों के लिए और मजदूरों के लिए होते हैं। दोस्तों, युवाओं को जमकर बेवकूफ़ बनाया जाता है। जरा आप विचार कीजिए, युवाओं को लोन के नाम पर कहा जाता है। अभी जब आप किसी भी अखबार की हेडलाइन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सरकार है वो युवाओं को 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ अलग अलग राशि दे रही है। छोटे मोटे कुटीर उद्योग के लिए, लघु उद्योग के लिए, स्टार्टअप के नाम पर आपको पैसे मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री कहेंगे कि इसमें किसी गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन ये सारी की सारी जो बातें होती हैं दोस्तों, पूरी फेक होती हैं। जरा एक काम करिए, जब कोई दावा करता है तो उसको पकड़िए या आप खुद सोचिए, खुद उठिए और बैंक के चक्कर लगा कर आइए। आप जाकर 10 बैंक, 12 बैंक के चक्कर लगाइए और आप देखिए कि आपको पैसे कैसे बैंक देता है और किस तरह से देता है। दोस्तों, आप थक जाएंगे बैंकों का चक्कर लगाकर, आप थक जाएंगे ब्यूरोक्रेट्स के चक्कर लगा के, आप थक जाएंगे राजनीति के जो आका हैं या राजनीति में जो रसूखदार लोग हैं उनके चक्कर लगाकर आप थक जाएंगे। आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा और फिर कुल मिलाकर आप फिर से अपने उसी धंधे पर या उसी काम पर लौट जाएंगे जो काम आप कर रहे थे। सरकार कोई भी दावे करे, सरकार कुछ भी कहे, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है वो कुछ और है। ब्यूरोक्रेट्स पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लगातार डेवलप कर रहे हैं। जो नेता है, जो विधायक है, मंत्री है, मुख्यमंत्री हैं, ये लगातार डेवलप कर रहे हैं, लगातार इनका विकास हो रहा है। इनके पास कैसे संपत्ति आ जाती है दोस्तों, जरा विचार कीजिए भारत की संवैधानिक स्थितियों पर, भारत की वर्तमान स्थितियों पर जरा विचार कीजिए, जरा सोचिए। सबको पता है कि मुंबई पुलिस गलत कर रही है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, सबको पता होता है कि एक विधायक जब विधायक नहीं होता उसके पास की जो संपत्ति होती है बहुत कम होती है। 10 लाख रुपए वाला अचानक 5 साल बाद 5 करोड़ का मालिक हो जाता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं बोल पाता। दोस्तों, सबको पता है कि एक मुख्यमंत्री अंगूठा छाप होकर एक IAS ऑफिसर पर राज करता है। मैं बात कर रहा हूं बिहार राज्य की। जरा आप याद करिएगा, जब कभी एक जमाने पे एक अंगूठा छाप व्यक्ति मुख्यमंत्री बना था, जिसको लिखना नहीं आता था, पढ़ना नहीं आता था। एक मुख्यमंत्री ने अपने आप को, अपनी सत्ता को बचाने के लिए अपनी वाइफ को मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठा दिया, उस व्यक्ति कुर्सी पर बैठा दिया जिसे मुख्यमंत्री का मतलब नहीं पता। और वो मुख्यमंत्री देश के उस राज्य के IAS, IPS, ब्यूरोक्रेट्स, युवा, पढ़े लिखे लोगों पर राज कर रहा है, उन्हें ऑर्डर कर रहा है। दोस्तों, जब भी किसी पार्टी के किसी नेता को आप चुनिए, अपने क्षेत्रीय नेता को आप चुनिए, तो पहले पार्टी का और उस नेता का विश्लेषण जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आपको बता दें कि चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, निश्चित तौर पर घोटाले आपको दिख जाएंगे। युवाओं के साथ खिलवाड़ आपको दिख जाएगा। युवाओं का और मध्यम वर्गीय के साथ, जो मध्यम वर्गीय परिवार के साथ या उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ होता है, आपको सरेआम, थोड़ी सी स्टडी जब आप करेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा। व्यावसायिक परीक्षा मंडल हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एजुकेशन घोटाला है। 858 FIR हुए, लगभग 500 लोगों में से 300 लोगों को गिरफ्तार किया गया, बाकी लोग फरार हो गए। लगभग 49 संदिग्ध मौतें हुई। उन 49 संदिग्ध मौतों में जिनकी मौत हुई वो सब के सब व्यावसायिक परीक्षा मंडल से जो घोटाला था, व्यापम स्कीम था, उससे सीधे जुड़े हुए थे। 2013 में व्यावसायिक परीक्षा मंडल का जो घोटाला है, व्यावसायिक परीक्षा मंडल का जो स्कीम है वो ओपन हुआ और 2020 चल रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस, उसके बाद STF, उसके बाद जो CBI है वो जांच कर रही है, लेकिन नतीजा अभी तक कुछ भी नहीं निकला। आरोप लगते रहे, लोग बाकायदा पैरोल में बाहर आते रहे, लोग बरी भी होते रहे। लगभग 1150 ऐसे डॉक्टर्स, आपको बता दें कि जब STF ने जांच शुरू की तो उसने लास्ट 20 एग्ज़ाम्स की जांच की, क्योंकि उसके पहले के डेटाबेस व्यावसायिक परीक्षा मंडल के पास नहीं थे। लगभग 94,000 एप्लीकेशंस में छेड़खानी की गई थी व्यापम की बिल्डिंग में, व्यापम के कर्मचारियों के द्वारा। लगभग 1150 डॉक्टर जो पिछली परीक्षा में थे, बैठे थे, उनको डॉक्टर मेडिकल टेबलेट की स्पेलिंग लिखना नहीं आता था,
उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था, सब के सब रसूखदार परिवारों से जुड़े हुए थे। जिनके पास पैसा था वो डॉक्टर बन गए, वो इंजीनियर बन गए। अब जरा विचार कीजिए, ये मात्र 20 एग्जाम्स, लास्ट 20 एग्जाम्स का हाल है। यदि आप बहुत पहले जाइए, 1978 से लेकर 2005 तक जाइए दोस्तों, 1978 से 2005 तक की बात कर रहा हूँ मैं, जब सूचना का अधिकार नहीं था, जब आपके हाथ में मोबाइल नहीं था, जब किसी प्रकार की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, तब क्या हाल रहा होगा और किस तरह से गरीब गरीब होता गया। चाहे वो PWD हो, चाहे एजुकेशन हो, मतलब लोक निर्माण की बात मैंने की है, लोक निर्माण हो, एजुकेशन हो, स्वास्थ्य हो, चाहे वो कोई भी ये जॉब का मामला हो, सरकारी नौकरी का मामला हो, हर मामले में जी भर के लूट हुई, जी भर के रसूखदार और रसूखदार बनता गया, अमीर अमीर बनता गया, गरीबी लगातार बढ़ती गई, गरीब गरीब होता गया। गरीबों को तो ऐसी स्थितियां हैं कि यदि आप थोड़ा सा विचार करें, अपने यंगस्टर्स जो हैं, अभी आपके पूर्वज के बारे में जानना चाहें अपने फैमिली से, तो आप जानेंगे कि उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया। और उसकी जो वजह थी दोस्तों, वो वजह थी भारत में पॉलिटिक्स, और उसकी जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी भारत में ब्यूरोक्रेसी। तो दोस्तों, जब भी बेरोजगारी में आपका माथा दर्द दे, जब भी आपको तकलीफ हो, जब भी रोना आए, तो आप एक बार भारत का जो ब्यूरोक्रेट्स है उस पर विचार कीजिए, भारत की जो राजनीति है उस पर विचार कीजिए, और इसके बाद निर्णय लीजिए कि आपकी जो वास्तविक स्थिति है और जिस तरह से एक वर्चुअल इमेज दिखाई जाती है, जिस तरह से चुनावों से पहले आपको जी भर के बेवकूफ़ बनाया जाता है, इन सब के बारे में एक बार आप ज़रूर विचार कीजिए। आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं से भारत का जो भविष्य है, भारत में जो युवाओं का भविष्य है, वो सुरक्षित नहीं है।